Okay, sir. ओके, यू कैन सी दिस कि हुआ क्या था कि कंपनीज को IAS 37 अलाउ करता था कि आप एक लायबिलिटी शो करें जिसको हमने नाम दिया था प्रोविजंस. Now what are provisions? Provisions is a liability. Provision is a liability. लेकिन लायबिलिटी में हमने डिफरेंस क्या पढ़ा था? इट इज ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग और अनसर्टेन अमाउंट. अब क्योंकि इसमें अनसर्टेनिटी है, तो स्टैंडर्ड ने एक चीज जहन में रखी, आप खुद भी इस चीज को देख सकते हैं कि अगर मैं कंपनी को फ्री छोड़ता हूं कि वो लायबिलिटी रिकॉर्ड करे, फ्री छोड़ने का मेरा मकसद ये है कि अगर कंपनी कोई छोटी मोटी रिक्वायरमेंट मैंने रखी, मैंने इस पे कोई खास सख्ती नहीं की, अगर कोई कंपनी चाहती है कि मैं लायबिलिटी रिकॉर्ड करूं तो मुझे 10 सवाल उससे नहीं पूछने चाहिए. जिस तरह अगर कोई बंदा डोनेट करना चाहता हो तो डोनेट करने वाले से अगर मैं 10 सवाल पूछने लग जाऊं कि फिर कहां से लाए, फिर कैसे लाए, फिर क्यों देना चाहते हो, फिर यहां क्यों दे रहे हो, फिर वहां क्यों नहीं दे रहे हो, तो आप उसको इतनी सख्तियां करके शायद भगा दो. आपको डर लगेगा कि यार इतनी चीजें मैं उससे पूछूंगा तो वो मुझे डोनेट ही नहीं करेगा. इसी तरीके से एक कस्टमर मुझसे चीज खरीदने आता है, मुझे गवर्नमेंट कहती है कि अगर ये 50,000 से ज्यादा की चीज लेना, ऐसे NIC नंबर, ऐसे NIC ले लेना. तो दुकानदार को एक बात से डर लगा कि यार अगर मैं कस्टमर से NIC की कॉपी लूंगा तो कस्टमर मुझसे इस बात से डरेगा कि यार ये 50,000 की शॉपिंग के ऊपर मुझसे NIC ले रहा है, इसका मकसद ये FBR को खबर कर देगा कि इसके पास बड़ा पैसा है, ये 50-50 हजार रुपए की चीज है, यू बड़े मजे से मुझसे ले रहा है, यानी इसके पास बड़ा पैसा है, देखो उसने टैक्स वैक्स भी दिया है कि नहीं दिया. उस चक्कर में क्या करेगा, कस्टमर मुझसे भाग जाएगा और वो बड़ी चीजें लेने से डरेगा. तो गवर्नमेंट से हमने इस बात का एहतजाज किया, हम बड़ा प्रोटेस्ट पे आ गए कि भाई ये शर्त हटाओ, अगर आपने ऐसा किया तो बड़े बिजनेसेस बैठ जाएंगे, कस्टमर्स चीजें ही नहीं खरीदेंगे. तो इसको हम कहते हैं सख्ती करना. प्रोविजंस यानी IAS 37 ने पहले क्या किया था कि लायबिलिटी रिकॉर्ड करने पे कंपनी को फ्री छोड़ा हुआ था, क्योंकि हम इस बात को समझते थे कि यार कोई कंपनी जानबूझ के तो अपनी लायबिलिटी नहीं रिकॉर्ड करेगी ना, क्योंकि लायबिलिटी का मोस्ट कॉमनली डेबिट क्या होता है, मोस्ट कॉमनली हम डेबिट करते हैं प्रॉफिट और लॉस, और क्रेडिट करते हैं प्रोविजन फॉर समथिंग. दैट मीन्स कि अगर कोई कंपनी अपने प्रॉफिट और लॉस को डेबिट करे तो यानी उसका प्रॉफिट कम हो जाए, और कोई कंपनी क्रेडिट करे अपनी लायबिलिटी तो यानी उसकी लायबिलिटी बढ़ जाए. तो दोनों सूरतें उसके लिए बुरी हैं. ना कोई कंपनी अपना प्रॉफिट गिराना चाहती है, ना ही कोई कंपनी अपनी लायबिलिटी बढ़ाना चाहती है. अच्छा, अगर आप लोग इस चीज को टैक्स की तरफ लेके जा रहे हैं तो एक मिनट में आपको वापस लेके आऊं. अगर आप ये समझते हैं कि कोई कंपनी जानबूझ के अपनी प्रॉफिट को डेबिट करेगी ताकि उसका टैक्स कम भरना पड़े, तो भाई हम टैक्स कभी भी अकाउंटिंग प्रॉफिट पे नहीं भरते हैं. टैक्स भरा जाता है टैक्सेबल प्रॉफिट पे. और टैक्सेबल प्रॉफिट में कौन कौन से खर्चे दिखाए जा सकते हैं, कौन कौन से खर्चे नहीं दिखाए जा सकते, ये FBR बताएगा, ये IASs और IFRS नहीं बताएंगे. तो इस बात पे बड़ा क्लियर रहना, कभी कोई भी टीचर समझाए तो इस बात पे बड़ा स्पेसिफिक रहना कि अकाउंटिंग में हम अगर किसी भी चीज को गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं, उससे आपको टैक्स प्रॉफिट में किसी किस्म का कोई एज नहीं मिलेगा, क्योंकि टैक्स प्रॉफिट कैलकुलेट करने के स्टैंडर्ड्स बिल्कुल अलग हैं और अकाउंटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करने के स्टैंडर्ड्स बिल्कुल अलग है.
तो यहां अगर मैं अपना अकाउंटिंग के हिसाब से प्रोविजन बुक करके अपना प्रॉफिट कम करता हूं, तो इससे मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट तो मारा जाएगा, लेकिन मेरा टैक्सेबल प्रॉफिट कम नहीं होगा। अच्छा, तो हम इस बात पे थे कि यार कोई कंपनी जानबूझ के तो अपना लॉस नहीं दिखाएगी। तो इससे एक सामने से टेक्निक आई थी जिसको हमने नाम दिया था प्रॉफिट स्मूथिंग। प्रॉफिट स्मूथिंग बेसिकली क्या था? इट इज अ पार्ट ऑफ विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मकसद क्या है कि एक चीज इतनी अच्छी हो ना, और मैं उसको अच्छा करके दिखाऊं। जिस तरह पॉलिटिकली हमारे पास कुछ फिगर्स आती हैं कि हमारा ट्रेड डेफिसिट बड़ा बेहतर हो गया, और इन 6 महीनों में हमें इतने डॉलर्स मिले और इतने डॉलर्स पाकिस्तान से बाहर गए। तो हम ये ना बताएं कि वो डॉलर्स जो मिले हैं वो कर्जा है। तो हम अवाम ये देख के खुश होगी कि इस गवर्नमेंट ने इतने डॉलर्स का इनफ्लो लिया है और इतने डॉलर्स का आउटफ्लो दिया है। तो डॉलर्स गए कम है, आए ज्यादा है, लेकिन जो डॉलर्स आए हैं वो हमने टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स इशू किए हैं, वो इन्वेस्टर्स ने आपको कर्जा दिया है, ये अमानत है, ये कल को वापस भी जाने हैं। तो ये कोई हमारे एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी हैं, ये हमारे कर्जे बढ़े हैं अगर। तो इसको हम कहते हैं विंडो ड्रेसिंग, कि मैं एक बुरी चीज को ढका छुपा के अच्छा करके दिखा रहा हूं। अच्छा, अब डायरेक्टर्स ने क्या कर दिया? डायरेक्टर्स ने क्या कर दिया? कुछ यूजलेस प्रोविजंस बनाना शुरू हो गया। लाइक प्रोविजन फॉर मेंटेनेंस कॉस्ट, प्रोविजन फॉर फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस वगैरह। अब यहां पे प्रोविजन और अक्रूवल कॉन्सेप्ट आपस में टकरा रहे थे। टकरा कैसे रहे थे कि मेंटेनेंस कॉस्ट, मतलब मैं एक एसेट खरीदूं जिसकी लाइफ हो 10 साल। जाहिर सी बात है आप उसको 10 साल चलाएंगे, और अगर वो एसेट ऐसा है कि आपको हर 6 महीने में एक बार आपने उसको एक प्रॉपर ठीक ठाक मेंटेनेंस देनी है, तो 10 साल वाले एसेट को 6 महीने में एक बार मेंटेनेंस देना, यानी 10 सालों में आप उसको 20 बार मेंटेन करेंगे। तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है कि मेंटेनेंस कॉस्ट जब तक इंकर नहीं हो जाती तब तक आप उसको एक्सपेंस ना दिखाएं। लेकिन अगर डायरेक्टर्स क्या करें कि उसके आइंदा आने वाले 10 सालों की 20 मेंटेनेंसेस के खर्चे को पहले साल में ही एक्सपेंस भी दिखा दे और लायबिलिटी भी दिखा दे, तो उसने प्रोविजन बना दिया। हम उससे पूछे भाई किस चीज का प्रोविजन है? आप कहते हो सर वो मेंटेनेंस कॉस्ट का है। अब अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है कि जानी इनकर तो होने दो, मेंटेनेंस कॉस्ट होने तो दो, मेंटेनेंस करने तो दो एसेट की। अभी एसेट की मेंटेनेंस हुई नहीं है और आप इसके 10 सालों की पूरी मेंटेनेंस को खर्चा करके दिखा रहे हैं। तो वो डायरेक्टर कहेगा कि आपको क्या तकलीफ है, मुझे जब IAS 37 नहीं मना कर रहा तो आप क्यों मना कर रहे हो? अच्छा, हम अब देखें कि डायरेक्टर के दिल में चोर क्या है। उसने क्या किया? लेट्स से ईयर 1 में फजूल का कोई भी प्रोविजन बना दिया। बेसिकली इसने ये प्रोविजन बनाया क्यों है? इसने ये प्रोविजन बनाया फॉर रेनी डेज। मसलन पहले साल में उसने बड़ा जबरदस्त प्रॉफिट किया था, उसके पास अकाउंटिंग प्रॉफिट बड़ा जबरदस्त था, रेवेन्यू अच्छे थे और खर्चे कम थे, तो प्रॉफिट ठीक ठाक था। उसने क्या किया? बिलफर्स 16 लाख रुपए का प्रोविजन बना दिया और 16 लाख रुपए से प्रॉफिट अपना कम कर दिया। हमने देखा कि यार बेवकूफ है, हाथ से अपना प्रॉफिट गिरा रहा है, हाथ से अपनी लायबिलिटीज बढ़ा रहा है, बड़ा अजीब डायरेक्टर है, बड़ा अजीब मैनेजमेंट है कंपनी की, अपने हाथ से उसका नुकसान हो रहा है। लेकिन पता यूं चला, लेट्स से ईयर 4 में
कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। अब फाइनेंशियल क्राइसिस में कंपनी का जो चौथे साल का प्रॉफिट है वो नॉर्मल से बड़ा कम आ गया। मैनेजर्स ने क्या किया, कहा कि बस उस जो मेंटेनेंस का प्रोविजन बनाया था ना उसको रिवर्स मार दो। अब वो क्या करते हैं, वो प्रोविजन को कर रहे हैं रिवर्स। लेट्स से वो कहते हैं कि बस वो एसेट बेचने का मूड हो रहा है, तो बस जितना चलाना था चला लिया 3 साल 4 साल। अब हमारा नहीं इरादा कि हम आइंदा इसको चला पाएंगे, लिहाजा बस इस प्रोविजन को रिवर्स करते हैं। अब प्रोविजन को रिवर्स करने की एंट्री क्या होगी, डेबिट करेंगे प्रोविजन को और क्रेडिट करेंगे मेंटेनेंस कॉस्ट को। होता यह है कि चौथे साल में जहां हमारे बाकी तमाम तर इंडस्ट्री में कंपनीज के प्रॉफिट्स डिप्रेस्ड हैं, कंपनी लॉसेस दिखा रही हैं और बड़ा बुरा साल निकला है, लेट्स से खुदा न खास्ता ऐसी कोई पेंडेमिक आ गया है या कोई क्रेडिट क्रंच आ गया है, कोई स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो इंडस्ट्री में मौजूद तमाम तर कंपनीज लॉसेस दिखा रही हैं या डिप्रेस्ड प्रॉफिट दिखा रही हैं। हमारी कंपनी बड़ा अच्छा प्रॉफिट दिखा रही है, तो इन्वेस्टर्स परेशान होते हैं कि यार इस कंपनी को क्या हुआ, इतनी इम्यून, इसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग कि बाकी सारी कंपनीज को नुकसान हुआ है और प्रॉफिट में कमी हुई है, इस कंपनी का प्रॉफिट वहीं का वहीं। तो दर हकीकत हमने क्या किया, एक विंडो ड्रेसिंग की। हमने अच्छे दिनों में क्या किया था, जब हमारे प्रॉफिट्स बड़े अच्छे अच्छे थे, तो हमने एक जाली प्रोविजन बना दिया था। जाली प्रोविजन मतलब कोई भी वजह नहीं थी खास, लेकिन हमने उसका प्रोविजन बना लिया था। वो प्रोविजन हमने जिस साल में बनाया उस साल में हमारा प्रॉफिट कम हुआ, यानी नफे में थोड़ा नुकसान कर दिया हमने जानबूझ के, लेकिन दिस वाज फ्यूचर प्लानिंग। तो आइंदा आने वाले सालों में हमने कहा कि जब भी हमें कोई बुरा साल लगेगा ना, हम इस प्रोविजन को उठा के रिवर्स मार देंगे। तो ये बेसिकली इन्वेस्टर्स के साथ एक धोखा हुआ। IAS37 को मुंह की खानी पड़ी। उन्होंने कहा कि यार ये बड़े तेज हैं, इन इंसानों से हम नहीं पूरे पढ़ सकते, लिहाजा सख्ती हर चीज पे रखो। हालांकि पहले तो IAS37 ने क्या सोचा कि जानबूझ के हाथ लेके तो कोई प्रोविजन नहीं रिकॉर्ड करेगा, हाथ लेके तो कोई अपना खर्चा नहीं बढ़ाएगा, कोई अपना प्रॉफिट कम नहीं करेगा, लिहाजा IAS37 ने इसको बड़ा हल्का रखा था, लेकिन हल्का लिया था। बाद में मैनेजर्स ने कुछ ऐसी टेक्निक्स बनाई कि प्रोविजन को IAS37 को उस पर भी सख्ती करनी पड़ गई। तो IAS37 ने हमें दो चीजें अलाउ की। उसमें ये वाजे किया कि देयर मस्ट बी अ पास्ट इवेंट। और आगे लिखा कि कंपनी शुड हैव नो रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव बट सेटल। यानी हम फकत उन चीजों का प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे जिससे बचने का कंपनी के पास कोई जायज रास्ता मौजूद ना हो। तो अगर कंपनी के पास कोई रियलिस्टिक, कोई जायज, कोई हकीकी रास्ता नहीं होगा, तो उस केस में हम उसका प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे। तो इसमें वाजे रहा कि हम दो चीजों में, एक हमने पढ़ा था लीगल ऑब्लिगेशन, या दूसरा हमने पढ़ा था कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। अगर कंपनी के पास दोनों में से कोई एक पास्ट इवेंट होगी, या तो कंपनी अपनी पॉलिसी दिखा दे, या अपनी कंपनी पास्ट प्रैक्टिस दिखा दे, या तो वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट दिखा दे, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट दिखा दे, यानी या तो उसको लीगल करना है या तो उसको कंस्ट्रक्टिव करना है। तो इन दोनों सूरतों में ही, या दोनों सूरतों में से किसी एक सूरत में ही कंपनी प्रोविजन बुक कर सकती है, अगर ना तो वो लायबिलिटी उसके ऊपर लीगल है और ना ही वो ऑब्लिगेशन कंस्ट्रक्टिव है, यानी उसकी कोई पास्ट इवेंट है ही नहीं,
और हम बड़े मजे से उससे बच सकते हैं। जिस तरह मेंटेनेंस कॉस्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट आपको तब तक करनी है जब तक आप एसेट को चलाएंगे। अगर आप एसेट को बंद कर देते हैं, अगर आप एसेट को बेच देते हैं, तो आप 10 सालों तक उसको मेंटेन करने के लिए कोई बंधे हुए तो नहीं है। तो आपके पास उससे बचने का एक जायज रास्ता मौजूद है, आप एसेट को बेच दे। अगर आप बेच देते हैं तो एसेट की मेंटेनेंस करना आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं आता। तो ऐसे केस में हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। जरूरी नहीं है कि ये चैलेंजेबल इन कोर्ट हो। लीगल ऑब्लिगेशन चैलेंजेबल इन कोर्ट है, जबकि कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन चैलेंजेबल इन कोर्ट होना जरूरी नहीं है। लेकिन IAS 37 का सिर्फ और सिर्फ सर का दर्द इतना है कि जानी लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी है कि नहीं करनी। तो अगर लीगल हो या कंस्ट्रक्टिव हो, दोनों सूरतों में हमें लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी है। और किसी को कोई क्वेश्चन हो प्रीवियस लेक्चर्स तक तो पूछ सकता है। नो? चले, अब हम बड़े इंपॉर्टेंट एरिया की तरफ आ रहे हैं। नेक्स्ट, दैट इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। बड़े हैवी लेवल तक ये वैसे टॉपिक जाता है, लेकिन डेफिनेटली हम इसको बड़े हैवी लेवल तक नहीं लेके जा सकते बिकॉज ऑफ योर प्रीवियस बैकग्राउंड। अगर आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बहुत ही हैवी लेवल तक पढ़ चुके होते तो मैं इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी हैवी लेवल तक सिखाता। लेकिन यहाँ अब हम अपने सिलेबस में इसको एक मुनासिब लेवल पे लेके आ सकते हैं। ओके, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हम बेसिकली कहते हैं किसको है? यू कैन से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है ओके कोई भी कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स राइज टू फाइनेंशियल एसेट फॉर वन एंटिटी एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी फॉर अनदर। लिहाजा हमारे सामने दो चीजें आती हैं। एक है फाइनेंशियल एसेट और दूसरी है फाइनेंशियल लायबिलिटी। यू माइट रिमेंबर कि हमने IAS 38 इंटेंजिबल एसेट में इस चीज को पढ़ा था, जिसमें हमने ये देखा था कि IAS 38 इंटेंजिबल एसेट में, व्हाट इज एन इंटेंजिबल एसेट? तो दैट वाज एन आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी एसेट। उसमें हमने इस चीज को बड़ा वाज़ेह तौर पे देखा था। मैं कोई एक रिवीजन दे रहा हूं। कोई भी एसेट दैट दैट इज एसेट फॉर वन एंटिटी एंड इक्विटी और लायबिलिटी फॉर अनदर। कोई भी एसेट दैट इज एसेट फॉर वन एंटिटी एंड इक्विटी और लायबिलिटी फॉर अनदर। मैं ऊपर भी इसको करेक्ट कर लूं।
ओके तो इसमें कुछ एग्जांपल्स हम समझ सकते हैं। assume cash, or we normally refer as बैंक बैलेंस। कैश जब हमारी कंपनी के पास होता है तो दैट इज एसेट फॉर द होल्डर, फॉर द बियरर। मिसाल आपके वॉलेट में, आपकी जेब में, आपके पर्स में जो भी कैश मौजूद है, 5,000 रुपए का नोट है, 1,000 रुपए का नोट है, दैट इज बेसिकली एसेट फॉर द बियरर एंड इट इज लायबिलिटी फॉर द सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान, यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो एट द सेम टाइम वो करेंसी आपके लिए एसेट है, यानी एक कंपनी के लिए एसेट है और दूसरी कंपनी विच इज द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उसके लिए लायबिलिटी है। या बैंक बैलेंस, लाइक द टाइम वी आर टॉकिंग, अगर आपके पास बैंक में से फॉर इंस्टेंस 2.5 लाख रुपए का बैलेंस है, 4 लाख रुपए का बैलेंस है, तो दैट 2.5 लाख रुपए और 4 लाख रुपए इज योर एसेट। जब आप अपने एटीएम से चेक करते हैं या ऑनलाइन बैंकिंग से चेक कर सकते हैं या बैंक स्टेटमेंट निकलवाते हैं, आपको पता चलता है कि मेरे बैंक अकाउंट के अंदर 4 लाख रुपए का बैलेंस मौजूद है। वो 4 लाख रुपए का बैलेंस आपके लिए एसेट है, आपके लिए एसेट है, और बैंक के लिए वही चीज लायबिलिटी है। तो उसको हम क्या कहेंगे? हमारा फाइनेंशियल एसेट है। इसी तरीके से ट्रेड रिसीवेबल है। लाइक हम क्रेडिट पे कोई भी चीज सेल करते हैं, तो क्रेडिट पे जब हम कोई चीज सेल करते हैं तो दैट बिकम्स ट्रेड रिसीवेबल फॉर द सेलर एंड ट्रेड लायबिलिटी, अकाउंट्स पेएबल, ट्रेड पेएबल फॉर द बायर। तो वो ट्रेड रिसीवेबल हमारे लिए एसेट है और सामने वाले के लिए लायबिलिटी है। इसी तरीके से हम किसी भी कंपनी के बॉन्ड्स खरीदते हैं या लोन नोट्स खरीदते हैं। अब बॉन्ड्स का जब हम नॉर्मली जिक्र करते हैं क्लास के अंदर, तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के दिमाग में स्टेट बैंक के बॉन्ड्स आ जाते हैं। खैर वो भी मिसाल गलत नहीं है, लेकिन दुनिया के अंदर कमर्शियली जितने भी बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं वो स्टेट बैंक की तरह नहीं होते हैं, वो इंटरेस्ट बियरिंग बॉन्ड्स होते हैं। लाइक एक बॉन्ड है जिसकी पार वैल्यू, ये आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर पढ़ा होगा, जिसकी पार वैल्यू है यानी फेस वैल्यू है, लीगल वैल्यू है 1,000 रुपए। तो जो इशूअर है, जिसने वो बॉन्ड्स इशू किए हैं, जिस कंपनी ने वो बॉन्ड्स इशू किए हैं, वो इन्वेस्टर को बताती है कि मैं आपको हर साल या हर 6 महीने के बाद या हर 3 महीने के बाद इतना इतना इंटरेस्ट पे करूंगी। अगर इन्वेस्टर को वो इंटरेस्ट ल्यूक्रेटिव लगता है तो इन्वेस्टर वो बॉन्ड खरीदता है, अगर नहीं तो वो इन्वेस्टर मना कर देता है। दैट इज इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स। अब स्टेट बैंक के बॉन्ड्स के साथ क्या केस है, क्योंकि पाकिस्तान में एक मेजॉरिटी अवाम डेफिनेटली एक मुस्लिम बैकग्राउंड है, और उसमें क्या है कि जो रिबा है यानी सूद है, वो सूद हराम है। अब सूद हराम का मकसद कि मुझे फिक्स इनकम नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं पैसे लगाऊं और पैसों के ऊपर मुझे एक फिक्स अमाउंट ऑफ इनकम आनी चाहिए। वो उसमें अगर कोई रिस्क नहीं है, कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, तो वो हराम हो जाता है। खैर हम उन प्रिंसिपल्स को देखते हुए हमने क्या किया, हमने स्टेट बैंक के बॉन्ड्स बना दिए प्राइस बॉन्ड्स। इसका नाम हमने रखा प्राइस बॉन्ड्स। अच्छा, प्राइस बॉन्ड्स में क्या है कि बिल फर्ज मुझे करोड़ रुपए चाहिए। मैं अगर करोड़ रुपए 20 लोगों से लेता हूं, 5-5 लाख रुपए करके, तो मुझे उन 200 लोगों को 5-5 लाख रुपए के ऊपर एक रिटर्न देना पड़ेगा। लेट्स से मैं उनको रिटर्न देना चाहता हूं 10%, 10%। तो 5 लाख का 10%, 50,000 रुपीज मैंने हर एक बंदे को कम से कम देना ही देना है। तो 1 करोड़ रुपए का 10%, 10 लाख रुपए सालाना मेरा इंटरेस्ट बनेगा, जो कि मैंने उनको देना ही देना है।
लेकिन पाकिस्तानी अवाम फिक्स इनकम पे खुश नहीं होती है, इनामों पे खुश होती है। वो कहते हैं नहीं भाई, अब ये 50-50 हजार रुपए क्या होंगे, हमारे दाढ़ को भी नहीं लगेंगे। कैसा हो कि मैं लगाऊं 5 लाख रुपए और मुझे मिल जाए 10 लाख रुपए। हम कहेंगे है भाई ऐसा कैसे होगा, लगाओ के 5 लाख रुपए मिलेंगे 10 लाख रुपए। बोला बस कुछ ऐसा हो जाए। तो हमने कहा चलो एक काम करते हैं, अब 20 लोग मुझे 5-5 लाख रुपए दें, मेरे पास आ जाएंगे 1 करोड़ रुपए। फिर साल के आखिर में एक बार हम लकी ड्रॉ करेंगे, कुरानदाजी करेंगे, देखते हैं किसका नंबर लगता है। जिसका नंबर लगेगा ना उसको 10 लाख रुपए मिलेंगे, जिसका नंबर नहीं लगेगा वो खाली हाथ। हम बोले हाँ सही है सही है सही है, मजा आ जाएगा। क्या 50-50 हजार रुपए करके करेंगे, लगाए 5 मिले 10, मजा तो इस बात में है। अच्छा तो देखो कंपनी को तो 10 लाख रुपए ही देने ना भाई, करोड़ रुपए का 10%, 10 लाख रुपए ही देने। तो मैं 10 लाख रुपए 20 बंदों में 50-50 हजार करके डिवाइड करूं या किसी एक बंदे को दे दूं, मुझे क्या टेंशन है। लेकिन इन्वेस्टर अगर इस बात में खुश हो रहा है कि यार इनाम लगेगा, और इनाम लगेगा तो बस भाई आपका माला माल हो जाएगा, फिर ट्रीट दूंगा, लाओ ट्रीट दो। हम क्या करते हैं कि 20 नंबर डालते हैं और जिसका भी इनाम लगता है हम उसको 10 लाख रुपए दे देते हैं। स्टेट बैंक ने भी क्या किया, जितने भी बॉन्ड्स और जितना भी पैसा पब्लिक डेट उसको चाहिए, पैसे उसको चाहिए, उसने प्राइस बॉन्ड्स इशू किए। वैसे होना क्या चाहिए था, जिसके पास 1500 रुपए वाला बॉन्ड है, जिसके पास 750 रुपए वाला बॉन्ड है, जिसके पास 25,000 रुपए वाला बॉन्ड है, 40,000 रुपए वाला बॉन्ड है, उन हर बंदे को उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर 10-12% का रिटर्न मिलना चाहिए था। लेकिन अवाम इस बात में खुश नहीं है। वो बोलेगी 1500 रुपए का 10%, 150 रुपए पूरे साल में मिलेगा, हमें क्या। मजा तो तब है जब 1500 रुपए के ऊपर इनाम लगे, ऐसा कि 30-40 लाख रुपए एक ही चोट में मुझे मिल जाए। तो स्टेट बैंक ने कहा चलो ऐसा कर लेते हैं। अब वो स्टेट बैंक क्या करती है, उसकी जितनी भी टोटल डेट है उसका एक 10-12% जो भी सूद बनता है वो हर बंदे में डिवाइड नहीं करती, वो लकी ड्रॉ करती है। फर्स्ट में किसका है, सेकंड में किसका है, थर्ड में किसका है, और उसको बड़े इनामात मिलेंगे। बाकी छोटे छोटे इनामात देके 5-5, 10-10 हजार रुपए के सबको खुश कर देती है। लेकिन सारे लोगों को उस पर रिटर्न नहीं मिलता। बहरहाल ये सब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है। इसी तरीके से फाइनेंशियल लायबिलिटी, दिस इज हमारे लिए लायबिलिटी। और किसी दूसरी एंटिटी के लिए एसेट होनी चाहिए। मसलन अगर हम बैंक से लोन लेते हैं, तो बैंक से जो हम लोन लेते हैं वो लोन हमारे लिए तो लोन है, हमारे लिए तो लायबिलिटी है, लेकिन बैंक के लिए इन्वेस्टमेंट है, एसेट है। और हम अगर इशू करते हैं बॉन्ड्स या लोन नोट्स, सिमिलरली हमारा सप्लायर है यानी ट्रेड पेएबल है। वेरी इजी। अच्छा फाइनेंशियल एसेट मतलब क्या हुआ, हमारा एसेट किसी और के लिए इक्विटी या लायबिलिटी। नॉन फाइनेंशियल एसेट की अगर हम मिसालें गिनने पे आए, तो नॉन फाइनेंशियल एसेट वो होगा जो हम एसेट माने लेकिन कोई दूसरी एंटिटी उसको इक्विटी या लायबिलिटी ना माने। मसलन हमारी प्रॉपर्टी है, मशीन है, फिक्सचर है, फर्नीचर है, इक्विपमेंट है, इन्वेंट्री है, इंटेंजिबल एसेट्स है। फर्नीचर है, हमारा एसेट है, किसी और की इक्विटी या लायबिलिटी नहीं है। मोटर व्हीकल है, हमारा एसेट है, कोई दूसरा अपनी बैलेंस शीट में क्या दिखाएगा, नहीं दिखाएगा। हमारी इन्वेंट्री हमारी बैलेंस शीट में आएगी, किसी और की बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी की हैसियत से नहीं आएगी। तो उसको हम कहते हैं नॉन फाइनेंशियल एसेट्स, बिकॉज वो हमारे लिए एसेट है और किसी और के लिए ना तो वो इक्विटी है और ना ही वो लायबिलिटी है। फाइनेंशियल लायबिलिटी में हम कहें कि लायबिलिटी है और कोई दूसरा ना कहे कि मेरा एसेट है, ऐसा वैसे हो तो नहीं सकता। लेकिन इसमें एक कॉमन एग्जांपल हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, दैट इज प्रोविजन। प्रोविजन क्या होता है, अपने मुंह मियां मिट्टू हमें अपना खौफ मारे जा रहा होता है
हमें डर लग रहा होता है कि कहीं क्लेम ना हो जाए, कहीं हमारे ऊपर केस वो जीत ना जाए, तो हम अपने तरफ से लायबिलिटी जरूर रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन सामने कोई भी नहीं होता जो कि इसको एसेट मानता हो। तो प्रोविजन फॉर वारंटी है मिसाल, हमारी कंपनी उसको लायबिलिटी जरूर मान रही है, लेकिन प्रोडक्ट खरीदने वाला उसको एसेट नहीं मान सकता, क्योंकि उसके लिए वो कंटिंजेंट एसेट हो सकता है, लेकिन वो एसेट रिकॉर्ड नहीं कर सकता। तो प्रोविजन एक एक्सेप्शनल केस है, जिस केस में हम अपनी पास लायबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं और सामने से एसेट मानने वाला कोई भी नहीं होता, तो वो एक नॉन फाइनेंशियल लायबिलिटी बनती है। अच्छा, ये हो गया हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। सर रियली सॉरी बीच में इंटरप्ट करने के लिए, सर एक क्वेश्चन था। जी। सर ये एक्चुअली क्या था कि आपने अभी भी कहा ना कि हमारा जो प्रोविजन होगा वो सामने वाला कोई रिकॉर्ड करने के लिए नहीं होगा, राइट? हम्म। पर सर हम्म। वो हमारी प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड नहीं करता, चांसेस पे, क्योंकि आपने 90% पे लिखाया था कि अगर हमारा कंटिंजेंट एसेट भी होता है तो उसको रिकॉर्ड एसेट करते हैं। यहाँ पे मतलब कोई बात थी कि रिकॉर्ड एज ए कंटिंजेंट एसेट करें या रिकॉर्ड एज एन एसेट करें। हो गया। ये लाइक पुराने लेक्चर की बात है एक्चुअली। जी 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 जी, आई गॉट इट। मैं अभी आपको बता रहा हूँ। देखिए, प्रोविजन हम किसी भी चीज को तब तक कहते हैं जब उसमें डाउट होता है कि है या नहीं है। अगर रिमोट चांसेस हैं तो हम लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं करते। अगर पॉसिबल चांसेस होते हैं तो भी हम लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं करते। अगर प्रोबेबल होता है तो हम प्रोविजन रिकॉर्ड करते हैं। अगर वर्चुअली सर्टेन है तो भी हम अपने पास प्रोविजन रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, सामने वाले के लिए अगर रिमोट चांसेस हो गए एसेट के लिए, यानी हमने देना है और सामने वाले ने लेना है, अगर यानी एक लॉ सूट की बात करते हैं, तो ये वन ऑन वन है। ये हम जिस तरह बोलते हैं दूबदू है, फेस टू फेस है। तो अगर एक लॉ सूट है, तो किसी ने आपने मेरे ऊपर क्लेम किया है, मुझे डर है कि अगर मैं हारा तो मुझे स्वरूप को पैसे देने पड़ेंगे, और स्वरूप ये कह रहा है कि अगर मैं जीता तो मुझे सर से पैसे मिलेंगे। ऐसे में मेरे लिए लायबिलिटी होगी अगर के मेरे हारने के चांसेस प्रोबेबल है। और जब मेरे हारने के चांसेस प्रोबेबल है, इसका मतलब आपके जीतने के चांसेस प्रोबेबल है। मेरे हारने की सूरत में मैं तो प्रोबेबल के टाइम पे लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लूंगा, लेकिन आपके जीतने के टाइम पे आप प्रोबेबल की सूरत में उसको लायबिलिटी, उसको एसेट रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे तो एक प्रोबेबल का आ गया। अब हम कहते हैं कि ये वर्चुअली सर्टेन है कि मैं केस हारूंगा। तो वर्चुअली सर्टेन की केस में मैं लायबिलिटी रिकॉर्ड करूंगा और आप एसेट रिकॉर्ड करेंगे, तो ये फाइनेंशियल हो जाएगा, क्योंकि मेरे लिए लायबिलिटी है और आपके लिए एसेट है। जनरल डिस्कशन करते हैं एज अ वारंटी। आपने मेरा कोई प्रोडक्ट खरीदा है और आप जैसे 1000 कस्टमर्स और हैं जिन्होंने मेरा प्रोडक्ट खरीदा है। कोई भी कस्टमर को अगर प्रोडक्ट ने डैमेज किया, उसका प्रोडक्ट खराब हुआ, वो मुझसे बनवाएगा। बेसिकली वो कस्टमर के लिए फायदा नहीं है, वो कस्टमर को कंपनसेशन मिल रही है। तो आप खुश नहीं होंगे जब आप गैलेक्सी का फोन लेते हैं या नोट लेते हैं और आपका फोन खराब हो जाता है, तो आप गली में मिठाइयां बांटना शुरू कर दे कि भाई मुबारक हो, मेरा फोन खराब हो गया, अब तो मैं सैमसंग से पैसे लूंगा। सैमसंग आपको हद में हद भी क्या देगा, आपका फोन बना के देगा। तो वो आपको कोई फायदा नहीं है, ये आपके लिए भी ट्रबल है। अच्छा, वारंटी क्योंकि हमारा फेस टू फेस नहीं है, वन ऑन वन नहीं है, मैं हारूंगा आप जीतेंगे ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने एक अंदाजा लगाया कि 1000 कस्टमर्स में से कितने पीसेस खराब हो सकते हैं, उसमें क्या फॉल्ट आ सकता है, जिसको मैं तो लायबिलिटी रिकॉर्ड कर सकता हूं, लेकिन कोई भी कस्टमर उस वारंटी को अपना एसेट रिकॉर्ड नहीं कर सकता। ठीक है। तो एक एक्सेप्शनल केस जहां पे हम फेस टू फेस आ गए, जहां मेरा केस हारना और आपका केस जीतना एक एसेट और लायबिलिटी बनाता है, तो वो फाइनेंशियल में आ जाएगा, क्योंकि वो मेरे लिए पेएबल बन जाएगा, आपके लिए रिसीवेबल बन जाएगा। जिस तरह एक इंश्योरेंस क्लेम है, आप अगर इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम डालते हैं कि मुझे डैमेजेस हुए हैं और मुझे इंश्योरेंस कंपनी भर के देगी, तो आप उसको एसेट रिकॉर्ड करेंगे अगर वर्चुअली सर्टेन है कि आप केस जीतेंगे, और मैं उसको लायबिलिटी रिकॉर्ड करूंगा, तो ये फिर उस नॉन फाइनेंशियल की डेफिनेशन से बाहर हो जाएगा, वो फाइनेंशियल में आ जाएगा। लेकिन अगर उससे निचली सतह पे है, यानी प्रोबेबल की हद तक है, तो मेरे लिए लायबिलिटी होगी और आपके लिए एसेट नहीं होगा। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है जो कि नॉन फाइनेंशियल लायबिलिटी का बनता है। अदरवाइज जितनी भी लायबिलिटीज हैं, मेजॉरिटी, हर लायबिलिटी फाइनेंशियल लायबिलिटी होती है। ओके सर, गॉट इट। ग्रेट। किसी को क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम इसके स्टैंडर्ड्स की तरफ मूव कर रहे हैं।
ओके, एक स्टैंडर्ड इसके ऊपर जो डील करता है दैट इज IAS 32। That is presentation of फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ये बिलखुसूस किस चीज पे बात करेगा? इट इज क्लासिफिकेशन कि जो फंड्स आपने रेज किए हैं वो इक्विटी है या लायबिलिटी है। दूसरा ये बात करता है ऑफसेटिंग पे, और तीसरा ये बात करता है ट्रेजरी शेयर्स पे। हम सिर्फ इस पे बात करेंगे, बाकी चीजों पे हम अभी बात अपने सिलेबस में नहीं कर पाएंगे। जनरली आइडिया देता हूं, पहला सीन जो ये डील करता है दैट इज इक्विटी या लायबिलिटी। एज एन इशूअर, आपकी कंपनी ने इन्वेस्टर से पैसे लिए हैं। इन्वेस्टर की एक बात बिल्कुल याद रहे कि इन्वेस्टर जब भी आपको पैसे देगा तो आपसे पूछेगा कि मुझे क्या दोगे, क्या मुझे मेरे पैसे वापस करोगे, क्या मुझे उस पर कोई रिटर्न दोगे, कितना रिटर्न दोगे, फिक्स रिटर्न दोगे कि वेरिएबल रिटर्न दोगे। इन्वेस्टर आपसे सवाल पूछेगा। हमें IAS 32 से पूछना है कि लेट्स से मैंने इन्वेस्टर से अगर 50 लाख रुपए लिए हैं तो क्या वो 50 लाख रुपए मेरे लिए लायबिलिटी है या कि इक्विटी है। तो IAS 32 पहले इस चीज पे बात करेगा कि आपने जो फंड्स रेज किए हैं, जो इन्वेस्टर से पैसे लिए हैं, आप उसको अपने पास लायबिलिटी शो करेंगे या इक्विटी शो करेंगे। पहली बहस ये है। अच्छा, दूसरी बहस है ऑफसेटिंग। ऑफसेटिंग का मकसद क्या है? मिसाल मेरे पास एक फाइनेंशियल एसेट है और एक फाइनेंशियल लायबिलिटी है। अज्यूम मुझे 8 लाख रुपए रिसीवेबल है और 5 लाख रुपए पेएबल है। अब 8 लाख रुपए जो मिलने हैं वो अलग कस्टमर से मिलने हैं, और 5 लाख रुपए जो देने हैं वो अलग ही सप्लायर्स को देने हैं। मैं ये चाहता हूं कि मैं 8 लाख में से जो मिलने हैं, 5 लाख रुपए जो देने हैं, वो माइनस करके सिर्फ 3 लाख रुपए का रिसीवेबल दिखा दूं। इसको हमने क्या किया? ऑफसेट कर दिया, यानी कैंसिल आउट कर दिया। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं या नहीं कर सकता? मसलन मेरे 5 बैंक्स में अकाउंट्स हैं, मेरी कंपनी के 5 बैंक्स में अकाउंट्स हैं। उनमें से 4 बैंक्स में मेरा बैलेंस प्लस में है और एक बैंक में मेरा ओवरड्राफ्ट है, नेगेटिव बैलेंस है। तो लेट्स से 4 बैंक्स में मेरा जो बैलेंस है वो 18 लाख रुपीस है, 18 लाख रुपए है, और एक बैंक में मेरे 3 लाख रुपए का ओवरड्राफ्ट है। तो क्या मैं 18 लाख रुपए का बैलेंस एसेट में दिखाऊं और 3 लाख रुपए ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी में दिखाऊं, या फिर 18 लाख में से 3 लाख माइनस करके सिर्फ 15 लाख रुपए का बैलेंस दिखा दूं? इसको हम कहते हैं ऑफसेटिंग। IAS 32 ये बताता है कि क्या आप ऑफसेटिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और किन सूरतों में आप ऑफसेटिंग कर सकते हैं और कौन कौन सी कंडीशंस में आप ऑफसेटिंग नहीं कर सकते। इतना बता दूं कि 2 सिचुएशंस जो मैंने बताई हैं, एक रिसीवेबल और पेएबल वाली और एक सरप्लस और ओवरड्राफ्ट वाली, इन दोनों सूरतों में ऑफसेटिंग अलाउड नहीं है। आप सरप्लस बैलेंस, बैंक बैलेंसेस को एसेट में दिखाएंगे और ओवरड्राफ्ट को लायबिलिटी में दिखाएंगे, आप ऑफसेट नहीं कर सकते। रिसीवेबल को आप रिसीवेबल दिखाएंगे, पेएबल को आप पेएबल दिखाएंगे, आप ऑफसेटिंग नहीं कर सकते। बहरहाल हम इसकी मजीद गहराई में नहीं चल रहे। लास्ट एरिया ट्रेजरी शेयर्स का। ट्रेजरी शेयर्स हम कहते हैं जब कंपनी अपने शेयर्स खुद बाय करे।
अगर कंपनी किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदती है तो वो मेरे लिए एसेट बन जाएंगे और इशूइंग कंपनी के लिए इक्विटी बन जाएंगे। ये एक फाइनेंशियल एसेट है। मिसाल, हमारी कंपनी एंग्रो लिमिटेड के शेयर्स खरीदती है, के इलेक्ट्रिक्स यानी कराची इलेक्ट्रिक लिमिटेड के शेयर्स खरीदती है। हम इसी तरीके से दोस्त स्टील है, मुगल स्टील है, अमरेली स्टील है, पीएसओ के शेयर्स खरीदते हैं, शेल के शेयर्स खरीदते हैं, किसी के भी। जब आप शेयर्स खरीद रहे हैं तो वो आपके लिए एसेट है क्योंकि हम खरीद रहे हैं, और उस कंपनी के लिए जिसने इश्यू किए हैं उसके लिए इक्विटी है। तो वो तो हमने किसी और कंपनी के शेयर्स खरीद दिए, लेकिन हमारे पास इतना पैसा सरप्लस में आ गया कि हम क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट से अपने ही शेयर्स खुद बाय बैक कर लेते हैं। तो जब कोई कंपनी अपने शेयर्स बाय बैक करे, इसको हम कहते हैं ट्रेजरी शेयर्स। और ट्रेजरी शेयर्स की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है वो IAS 32 बताता है। हम उस गहराई में अगेन नहीं चल सकेंगे क्योंकि बड़ा डिफिकल्ट लेवल पे आता है और हमारे पास इतना पीछे टाइम नहीं बचेगा, सेशंस खत्म हो जाएंगे। तो लिहाजा मैं सिर्फ इसको इक्विटी वर्सेस लायबिलिटी पर रोक रहा हूँ। ओके, सो हम अपने सेक्शन पे आ रहे हैं, दैट इज classification of funds as equity और liability। याद रहे कि हम यहां पे बात कर रहे हैं एज एन इश्यूअर। इश्यूअर का मकसद है इन्वेस्टी। एक होता है इन्वेस्टर और एक होता है इन्वेस्टी। इन्वेस्टर डेफिनेटली वो कंपनी या वो शख्स, वो पार्टी जो पैसे लगाए, और इन्वेस्टी वो जो वो पैसे ले रही है इन्वेस्टर से। हम ये जानना चाहते हैं कि जो पैसे हमने लिए हैं, जो फंड्स हमने रेज किए हैं, उसको हम अपने पास इक्विटी दिखाएं या लायबिलिटी दिखाएं। तो IAS 32 ने कहा यार फजूल की टेंशन ले रहे हो। हमने कहा सर हमें तो टेंशन हो रही है, आप बता दो। वो कहता है आप बताओ लायबिलिटी की डेफिनेशन क्या है। तो हमने कहा कि लायबिलिटी तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होती है, और दूसरा उसमें आउटफ्लो ऑफ बेनिफिट्स होता है। बोला बस मसला ही हल है, अब आप बोलते जाओ मैं बताता जाता हूं। मैंने कहा यार देखो, अगर मैं बैंक से लोन लेता हूं, अज्यूम हमारी कंपनी ने बैंक से 30 लाख रुपए लोन लिया, तो उस 30 लाख रुपए को मैं अपनी बैलेंस शीट में लायबिलिटी करके दिखाऊं या फिर शेयर होल्डर्स फंड यानी इक्विटी करके दिखाऊं। तो 32 मुझसे पूछता है कि आपने ये 30 लाख रुपए बैंक को वापस करने हैं या नहीं। मैं कहता हूं जी वापस करने हैं। बोला क्योंकि आपको ये पैसे वापस करने हैं तो ये आउटफ्लो ऑफ बेनिफिट की डेफिनेशन मीट कर रहा है, तो ये लायबिलिटी है। मैं कहा ठीक है। क्यों लायबिलिटी है? क्योंकि ये हमने वापस देनी है। अच्छा, मैंने कहा कि बेशक अगर मैं आपकी बात कुछ समझ रहा हूं, लेकिन अगर बॉन्ड्स या लोन नोट्स में इशू करता हूं, यानी मैं मुख्तलिफ इन्वेस्टर से को बॉन्ड इशू करता हूं या लोन नोट इशू करता हूं या डिबेंचर्स इशू करता हूं, और उन इन्वेस्टर्स को मैं कहता हूं कि मैं आपको 4 सालों तक इस पे इंटरेस्ट पे करूंगा और चौथे साल के बाद मैं आपको आपके पैसे वापस कर दूंगा। बताए कि अगर मैंने इन्वेस्टर से 60 लाख रुपए 6 मिलियन रुपीस लिए हैं, तो क्या मैंने उस 60 लाख रुपए को अपनी लायबिलिटी दिखाना चाहिए या इक्विटी दिखाना चाहिए?
तो मुझसे IAS32 पूछता है कि आपने ये पैसे वापस करने। आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक टर्म पढ़ा होगा, रिडीमेबल। बॉन्ड्स क्योंकि रिडीमेबल ही होते हैं, तो क्योंकि आपके रिडीमेबल है, आपने पैसे वापस करने हैं, तो ये आपकी लायबिलिटी है, बात ही सीधी है। अच्छा, मैं पूछता हूं कि अगर मैं अपनी कंपनी के ऑर्डनरी शेयर्स इशू करता हूं, अज्यूम हमने 15 मिलियन, 1.5 करोड़ रुपए अपने इन्वेस्टर से लिए हैं। मैं IAS32 से अर्ज करता हूं, पूछता हूं, गुजारिश करता हूं कि ये जो 1.5 करोड़ रुपए मुझे मिले हैं, मुझे ये 1.5 करोड़ रुपए अपनी लायबिलिटी करके दिखाने चाहिए या इक्विटी। अगेन मुझसे 32 पूछता है कि क्या आपने ये 1.5 करोड़ रुपए इन्वेस्टर्स को वापस करने हैं। तो आपको यकीनन इस बात का आइडिया होना चाहिए कि जो ऑर्डनरी शेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं। इररिडीमेबल होते हैं, यानी कंपनी ने शेयर होल्डर्स को कभी भी पैसा वापस नहीं करना होता। कंपनी खुद शेयर्स खरीदना चाहे तो उसकी मर्जी है, लेकिन कंपनी लायबिल नहीं है, मजाज नहीं है। शेयर होल्डर कभी भी कंपनी से अपने पैसे वापस नहीं मांग सकता, क्योंकि कंपनी ने पैसे वापस नहीं करने, कंपनी के ऊपर कोई ऐसी लायबिलिटी मौजूद नहीं है, तो ये इक्विटी है। हम कहेंगे यार सही है, तुमने हमारी मुश्किल आसान कर दी। हमने कहा फिर भी एक और चीज बताओ कि अगर हम फंड्स रेज करते हैं बाय मींस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो उसका क्या सीन बनेगा। उसने कहा था कि प्रेफरेंस शेयर्स में दो होते हैं, एक होते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और दूसरे होते हैं इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसा ही होता है। कहता है आप खुद ही देख लो, रिडीमेबल मतलब कि उसकी मैच्योरिटी है और जब वो मैच्योर होंगे तो कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को पैसे वापस करने हैं। तो ये बनेगी कंपनी की लायबिलिटी। और इरिडीमेबल में कंपनी ने इन्वेस्टर्स को पैसे वापस नहीं करने, तो वो उसकी लायबिलिटी है। हमने कहा सर बिल्कुल बेहतरीन जा रहा है। और हमें वाजे हो गया कि अगर हम कोई भी फंड्स रेज करते हैं, हम कभी भी इन्वेस्टर से पैसे लेते हैं, तो हम उन पैसों को डेबिट तो कैश करेंगे, डेबिट तो बैंक करेंगे, लेकिन क्रेडिट उसको आया इक्विटी करना है या लायबिलिटी करना है। तो आपने हमारी मुश्किल बाज हद तक आसान कर दी है। और ये कि अगर मैंने उनको पैसे वापस देने हैं तो मेरी लायबिलिटी है, यानी रिडीमेबल है तो लायबिलिटी है। और अगर इरिडीमेबल है, मैंने उनको कैपिटल वापस नहीं करना, तो ये इक्विटी है। फेयर हो गया, समझ में आ गया। अच्छा, फिर एक नया केस आ गया हमारे सामने, दैट इज कन्वर्टेबल डेट। कन्वर्टेबल डेट मतलब कन्वर्टेबल बॉन्ड्स या प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, आई वुड अप्रिशिएट कि अगर आप में से मुझे कोई गाइड कर दे कि क्या आपने कन्वर्टेबल बॉन्ड्स या लोन नोट्स कभी पढ़े हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, या आइडिया है पहले कुछ आपको कन्वर्टेबल्स का। यस सर। यस सर। ओके, ओके, वेरी नाइस। यस, हमारा पढ़े हुए। जी सर।
सकता है सर, ये Okay. चेंज हो सकते हैं ना, शेयर्स बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकते हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, सिंस आप लोगों ने पढ़े हुए हैं तो वेरी हेल्पफुल फॉर मी, क्योंकि मैं फिर इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की तरफ आ सकता हूं। अच्छा, कन्वर्टेबल डेट का क्या होता है कि दिस कैन बी कन्वर्टेड into issuing companies ordinary shares। like एक होते हैं सिंपल बॉन्ड्स और एक होते हैं कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। सिंपल बॉन्ड्स में क्या होता है कि इशुअर आपसे पार वैल्यू लेता है, आपको उस पे इंटरेस्ट पे करता है मैच्योरिटी तक, और मैच्योरिटी के बाद आपको या तो आपका प्रिंसिपल या उस पे कुछ प्रीमियम देके वापस कर देता है। सिंपल बॉन्ड में इशुअर पैसे ही लेगा और पैसे ही वापस देगा, इट्स वेरी इजी। कन्वर्टेबल में इन्वेस्टर के पास ऑप्शन रहता है, तो इन्वेस्टर कैन, उसके पास दो ऑप्शंस हैं, रिडीम फॉर कैश और कन्वर्ट इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स। ये चीज आपने इससे पहले भी पढ़ी हुई है कि कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में क्या खास होता है। अच्छा, अब मैं IAS32 की तरफ देख रहा हूं। मैंने IAS32 को कहा कि मैंने बिलफर्ज 1 करोड़ रुपए लिए हुए हैं इन्वेस्टर से, और इन्वेस्टर को मैंने ये कहा है कि आप मुझे 1 करोड़ रुपए दें, 4 साल तक मैं आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करूंगा, और चौथे साल के आखिर में आप चाहें तो अपने 1 करोड़ रुपए मुझसे वापस लेके जाइएगा, यानी रिडीम करवा लीजिएगा, या फिर आप चाहें तो मुझसे मेरी कंपनी के लेट्स से फॉर 8 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स लेके जाना। अब वो तो इन्वेस्टर 4 साल के बाद ही बताएगा कि उसको पैसे चाहिए या उसको शेयर्स चाहिए। 32 ने कहा ठीक है, ओके। मैं कहता हूं ओके नहीं, अब मुझे ये बताओ कि इस 1 करोड़ रुपए को आज मैं अपनी लायबिलिटी मानूं या फिर इक्विटी मानूं। अगर मुझे 32 कहता है कि देखो ना, आपने पैसे वापस कर रहे नहीं कर रहे, मैंने कहा करने भी पड़ सकते हैं, नहीं भी करने पड़ सकते। वो कहता है क्या मतलब? कहता हूं यार देखो, 4 साल के बाद अगर इन्वेस्टर मुझे कहता है कि मुझे रिडीम कर दो, तो मैं उसको पैसे दूंगा। अगर इन्वेस्टर कहता है कि मुझे कन्वर्ट कर दो, तो मैं उसको शेयर्स दूंगा, मुझे पैसे देने नहीं पड़ेंगे। तो कहता है यार अगर शेयर्स देने हैं तो इक्विटी है, अगर पैसे देने हैं तो लायबिलिटी है। मैं कहता हूं यही तो कंफ्यूजन है, यहां पे पता नहीं है कि शेयर्स देने हैं या पैसे देने हैं। शेयर्स भी देने पड़ सकते हैं अगर वो कहे तो, पैसे भी देने पड़ सकते हैं अगर वो कहे तो। चलो, लेकिन वो तो 4 साल के बाद की कहानी है, वो तब पता चलेगा। आज मैं अपनी स्टेटमेंट्स के अंदर इस 1 करोड़ रुपए के फंड्स को लायबिलिटी दिखाऊं या इक्विटी दिखाऊं, रहनुमाई करें, एनलाइटन मी। IAS 32 कहता है कि यार अगर ये सीन है ना, तो कन्वर्टेबल डेट को हम कहते हैं कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट, या इसको हम कहते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड बेसिकली क्या है? 2 in 1 है, यानी इस अरेंजमेंट के अंदर इक्विटी भी मौजूद है और लायबिलिटी भी मौजूद है। अगर इन्वेस्टर पैसे मांगेगा तो लायबिलिटी,
इक्विटी मांगेगा तो इक्विटी शेयर्स। हम कहते हैं भाई अब ये तो पता चलेगा 4 साल के बाद। अच्छा, तो आज क्या करना है, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में थोड़ा ध्यान से समझेंगे। एज एन इन्वेस्टर मैं आपको 2 बॉन्ड्स ऑफर करता हूं। एक है सिंपल बॉन्ड्स और दूसरे हैं कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। मैं आपको ये कहता हूं कि मुझे आप 1,000 रुपए दें, मैं आपको 4 साल तक इंटरेस्ट पे करूंगा और 4 साल के बाद आपको आपके 1,000 रुपए वापस कर दूंगा। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2, आप मुझे 1,000 रुपए दें, मैं आपको 4 साल तक उस पर इंटरेस्ट पे करूंगा, चौथे साल के आखिर में आप चाहें तो 1,000 रुपए वापस ले लीजिएगा, या आप चाहें तो मुझसे मेरी कंपनी के 75 ऑर्डिनरी शेयर्स ले लीजिएगा। आप ये देखते हैं कि कंपनी की जो एवरेज शेयर प्राइस है वो सर 15 से सर 16 रियली रुपए। सॉरी सर, रियली सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। काइंडली आप अपने क्या कहते हैं ये मीटिंग अनलॉक कर सकते हैं, क्योंकि आई थिंक मायदा किक आउट हो गया, लाइक उसका नेट डिस्कनेक्ट हो गया और वो नहीं आ रही अभी। स्वरूप तो मैंने काइंड लॉक किया नहीं है मीटिंग को एंड इट्स ओपन, शी कैन ज्वाइन। ओके सर, थैंक यू सो मच, मैं सॉरी सॉरी अगेन। नहीं, नॉट एन इशू। मैं फिर भी आपको इसका को होस्ट बना लेता हूं, तो आप इसको देख लीजिएगा बेशक। बाकी मेरी तरफ से मीटिंग लॉग नहीं है। ओके सर, ओके। ओके ओके। ओके, वी हैव गॉट यानी एज एन इन्वेस्टर मैं आपको 2 ऑप्शंस देता हूं कि आप 1,000 रुपए दें, इंटरेस्ट लें, 1,000 रुपए वापस ले लें। दूसरा मैं आपको ऑप्शन देता हूं कि आप 1,000 रुपए दें, इंटरेस्ट लें, 4 साल के बाद चाहो तो 1,000 रुपए ले लेना, चाहो तो मुझसे मेरी कंपनी के 75 रुपीज ले लेना, सॉरी 75 शेयर्स ले लेना। आप ये देखते हैं कि मेरी कंपनी की ऑन एवरेज जो शेयर प्राइस चल रही है वो चल रही है 16 रुपीज, 16 रुपए। तो मैंने आपको ये कहा है कि आप 1,000 रुपए तो ले ही सकते हैं या फिर शेयर्स भी ले सकते हैं, और ये ऑप्शन अभी आपने नहीं बताना, ये बताना है आपने 4 साल के बाद। टेक योर टाइम। एज एन इन्वेस्टर आप खुद अपने आप से पूछें कि सिंपल बॉन्ड और कन्वर्टेबल बॉन्ड में से आप ज्यादा प्रेफरेंस किसको देंगे, आपको ज्यादा फ्रूटफुल कौन सा लग रहा है, सिंपल या कन्वर्टेबल। डेफिनेटली जो कन्वर्टेबल बॉन्ड है ये इन्वेस्टर को ज्यादा मीठा लगेगा। वजह, क्योंकि सिंपल बॉन्ड में 1,000 रुपए ही मिलने हैं ना, उससे ज्यादा तो नहीं मिल सकते। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में 1,000 रुपए तो कहीं नहीं गए, जो मैंने दिया है प्रिंसिपल वो तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। अगर शेयर्स की वैल्यू बढ़ गई तो मैं शेयर्स की तरफ चला जाऊंगा, अगर गिर गई तो 1,000 रुपए तो कहीं नहीं गए, वो मैं ले लूंगा। लेकिन एक बात आप अच्छे तरीके से याद रखोगे, ना तो इन्वेस्टर बेवकूफ है और ना ही इश्यूअर बेवकूफ है। इन्वेस्टर और इश्यूअर में से कोई भी बेवकूफ नहीं है, दोनों अपनी अकल चलाने वाले लोग हैं। यू कैन ऑब्जर्व कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में इन्वेस्टर जो इंटरेस्ट पे करेगा
वो कूपन इंटरेस्ट हमेशा सिंपल बॉन्ड्स के मुकाबले में कम होगा, क्योंकि अकल की दाढ़ें सिर्फ आपको नहीं आई है। अगर मैं आपको सिंपल बॉन्ड्स और कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के दरमियान एक बेनिफिट दे रहा हूं कि सिंपल में आप प्रिंसिपल ही देंगे और प्रिंसिपल ही वापस लेंगे और मैं आपको इंटरेस्ट पे करूंगा, जबकि कन्वर्टेबल में मैं आपको प्रिंसिपल तो वापस दूंगा ही, लेकिन मैं आपको शेयर्स में कन्वर्ट भी कर सकता हूं, आप अगर कहेंगे तो, और 4 साल के बाद कहेंगे तो, अभी बताने की जरूरत नहीं है। तो आपको 4 साल के बाद जो अच्छा लगे आप बोल दीजिएगा, मैं हाँ बोल दूंगा। तो इन्वेस्टर तो बड़ा अकलमंद है, वो कहेगा छोड़ यार सिंपल नहीं लेते, कन्वर्टेबल ले लेते हैं। तो मैं कहता हूं बात मेरी पूरी सुन लो। अगर सिंपल पे से फॉर इंस्टेंस 10% इंटरेस्ट है, तो कन्वर्टेबल पे मैं आपको 8% पर एनम पे करूंगा। तो सिंपल का जो इंटरेस्ट होगा वो हमेशा ज्यादा होगा। तो अगर आप कन्वर्टेबल पे जाने की होशियारी करते हैं तो 2% का डज तो मैं भी आपको लगाऊंगा। अगर आप सिंपल की तरफ आते हैं और आप शेयर्स में कन्वर्जन को लेट गो करते हैं, फोरगो करते हैं, आप कहते हैं छोड़ो कन्वर्जन नहीं चाहिए, तो मैं आपको 10% इंटरेस्ट दूंगा। लेकिन अगर आप कन्वर्जन की लालच भी अपने हाथ में रखते हो तो इंटरेस्ट में आपको थोड़ी खानी पड़ेगी। अच्छा, अब हम IAS-32 से पूछते हैं कि चलो पैसों का बताओ क्या करना है। तो IAS-32 कहता है कि दिस इज बोथ। ये पैसों में दोनों खसलतें मौजूद हैं, लिहाजा आप इनको क्या करेंगे, इन पैसों को स्प्लिट करेंगे इनटू लायबिलिटी एंड इक्विटी, यानी इसमें दोनों चीजें मौजूद हैं। हमने करना क्या है, डेबिट करना है कैश और बैंक। एज यू सेड कि आपको 1 करोड़ रुपए रिसीव हुए हैं इन्वेस्टर से, तो आप डेबिट करेंगे कैश और बैंक, जबकि क्रेडिट करेंगे इक्विटी को भी और क्रेडिट करेंगे फाइनेंशियल लायबिलिटी को भी। लेकिन हमारा सवाल यह है कि कितने से। एग्जाम्पल, एक्सक्यूज मी सर, जी सॉरी टू इंटरप्ट यू सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर आपने जैसे 100 लोगों को दिए हैं कन्वर्टेबल बॉन्ड, तो सर अपना 4 साल बाद सब में मतलब कि उसमें 30% लोगों ने कहा कि ना हम लोग लेंगे और 70% ने कहा हम लोग नहीं लेंगे, तो सर रिकॉर्डिंग तो कॉम्प्लिकेट नहीं हो जाएगी है हर सबके इंडिविजुअली हम लोग? नहीं नहीं नहीं, इजी है। मैं आपको कन्वर्जन का बताता हूँ, बिल्कुल। लेकिन अलीसा ये बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट नहीं होगा, मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मली देखें, होनी एक चीज ये चाहिए कि सारे इन्वेस्टर्स नॉर्मली जाने एक ही तरफ चाहिए। वजह, लेट्स से अगर मेरा शेयर 16 रुपीज का है, या लेट्स से मेरा एक शेयर 15 रुपीज का है, या लेट्स से मेरा एक शेयर 14 रुपीज का है। हाँ, अगर मेरा शेयर हो जाता है 13 रुपीज का, तो 975 रुपीज बन रही है शेयर्स की वैल्यू और 1000 रुपए बन रही है कैश वैल्यू। तो डेफिनेटली सारे के सारे इन्वेस्टर्स 1000 रुपए की तरफ भागने चाहिए। लेकिन अगर मेरा शेयर 14 रुपीज या उससे ऊपर है, उससे भी महंगा है, तो इन्वेस्टर को 1050 रुपए के शेयर्स मिल रहे हैं वर्सेस 1000 रुपए मिल रहे हैं। तो उसूलन तो सारे इन्वेस्टर्स शेयर्स की तरफ भागने चाहिए। तो होना ये चाहिए
कि जिस चीज की वैल्यू ज्यादा हो, अगर शेयर्स की वैल्यू कम चल रही है तो सारे इन्वेस्टर्स 1000 रुपए की तरफ आने चाहिए, अगर शेयर्स की वैल्यू ज्यादा चल रही है तो सारे इन्वेस्टर्स शेयर्स की तरफ जाने चाहिए। लेकिन वक्त वक्त का फर्क है, कोई इन्वेस्टर्स उस टाइम पे ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेते हैं जिस टाइम शेयर हाई चल रहा होता है, बाद में शेयर गिर जाता है। तो ऐसा मुमकिन है कि 30% या 40% शेयर होल्डर यानी जो इन्वेस्टर्स हैं वो लेते हैं शेयर्स और रिमेनिंग 60% या 70% आ जाते हैं रिडेम्पशन के ऊपर। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हम इसको कवर कर रहे हैं अभी। अच्छा, छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से फॉर इंस्टेंस कंपनी ने ₹1 करोड़ लिए हैं, कैसे इशू किए हैं ये? 7% कन्वर्टेबल बॉन्ड्स विथ 3 years मेच्योरिटी है। These are redeemable at par or convertible into ₹7.5 लाख ऑर्डनरी शेयर्स। अच्छा, ये बात हमेशा याद रखेंगे कि जो भी परसेंटेज इंस्ट्रूमेंट के नाम के साथ लिखी जाती है, ये परसेंटेज हमेशा हमेशा कूपन इंटरेस्ट की होती है। ठीक है, जो भी परसेंटेज इंस्ट्रूमेंट के नाम के साथ लिखी जाएगी वो हमेशा कूपन इंटरेस्ट होगा। कूपन क्या होता है, मैं इसके ऊपर वापस आता हूं थोड़ी देर में। अच्छा, मैं ये देखता हूं कि ऐसे ही सेम बॉन्ड्स लेकिन उसमें कन्वर्जन का ऑप्शन नहीं है। वो 11% का एनुअल इंटरेस्ट पे करते हैं। ये कुछ मैं बोरोइंग कॉस्ट में डिस्कस कर चुका था। एक आपको बताता हूं। एक इंटरेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं कूपन इंटरेस्ट। कूपन इंटरेस्ट इज इंटरेस्ट that is paid regularly and this is always applied on par value। और दूसरा हम कैलकुलेट करते हैं इफेक्टिव इंटरेस्ट। ये हमने IAS 23 में थोड़ा डिस्कस किया था। मैं कोई रिव्यू देता हूं कि कभी कभी जो बॉन्ड्स होते हैं वो पार पे रिडीम नहीं किए जाते बल्कि प्रीमियम पे रिडीम किए जाते हैं, या उनको पार वैल्यू पे इशू नहीं किया जाता, उनको डीप डिस्काउंट पे इशू किया जाता है। तो कंपनी के इंटरेस्ट में फर्क आ जाता है। मिसाल, मैं अगर आपसे 1000 रुपए लेता हूं, 1000 रुपीज, और मैं उस 1000 रुपीज पे आपको हर साल 8% इंटरेस्ट पे करूंगा फॉर 3 years, तो 1000 रुपीज का 8% बनता है 80 रुपीज।
I will keep on paying you 80 rupees for year 1, year 2, year 3. अगर के मैं आपको थर्ड ईयर के आखिर में 1000 रुपीज ही वापस कर दूं तो मेरा कूपन भी 8%, इफेक्टिव भी 8%. लेकिन अगर आपसे मैं लेता हूं 1000 रुपीज जिसपे 8% कूपन पे करता हूं और मैं आपको रिडीम करता हूं 1060 पे, मैंने आपसे लिए कितने थे 1000 रुपीज, मैं आपको वापस कितने दे रहा हूं 1060 रुपीज. जो 60 रुपीज एक्स्ट्रा दे रहा हूं वो भी तो मेरा खर्चा है ना. अब एक रॉन्ग कैलकुलेशन में देखूं तो मैं आपको 80 रुपीज पे करूंगा फॉर 3 इयर्स, प्लस मैं आपको पे करूंगा 60 रुपीज. तो मेरा खर्चा कितना आएगा? 80 रुपीज पे करूंगा कूपन फॉर 3 इयर्स, 240 ये पे करूंगा, प्लस 60 आखिर में मैं आपको प्रीमियम करके दूंगा. तो मेरा 300 रुपए का टोटल रिटर्न आपको मैं दूंगा. कितने सालों के ऊपर? 3 इयर्स के ऊपर. तो एवरेज हर साल मेरा खर्चा कितना हुआ? 100 रुपए. यानी आपको सालाना 100 रुपए दे रहा हूं ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ 1000 रुपीज. तो ये बनता है 10% इफेक्टिवली. तो एक होता है कूपन इंटरेस्ट, एक होता है इफेक्टिव इंटरेस्ट. अच्छा, अब हम अपने मकसद की तरफ आ रहे हैं. I personally believe कि you all are familiar with NPV, net present value. नेट प्रेजेंट वैल्यू में हम क्या करते हैं कि प्रोजेक्ट के होते हैं कुछ कैश फ्लोज. कि आप एक मशीन खरीदेंगे तो आपको उस पे इतना इतना कैश फ्लो मिलेगा. तो हम प्रोजेक्ट की निकालते हैं एनपीवी. एनपीवी के लिए हम एक परसेंटेज यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं वैक. दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब इट इज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. होता क्या है कि अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो हम सजेस्ट करते हैं टू इन्वेस्ट, और अगर एनपीवी नेगेटिव है तो हम सजेस्ट करते हैं डोंट इन्वेस्ट. पॉजिटिव एनपीवी तब आती है जब उसका आईआरआर यानी जो रेट ऑफ रिटर्न है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज ग्रेटर देन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. और नेगेटिव एनपीवी तब आती है जब आईआरआर इज लेसर देन वैक. अच्छा, अब हम इन्वेस्टर को मशवरा तो नहीं दे सकते बिकॉज हम फाइनेंशियल अकाउंटेंट हैं. हम सिर्फ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता सकते हैं. इन्वेस्टर ने जो करना था वो कर लिया. हम देखते हैं कि इन्वेस्टर ने फायदा किया या नुकसान किया. पहले हम देखते हैं कि इस कन्वर्टेबल के कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज क्या हैं. ध्यान देना, आज कंपनी को पैसे कितने मिले हैं? 1 करोड़ रुपए. उस पे कंपनी ने रिटर्न कितना पे करना है? 7%. कब तक पे करना है? 3 साल तक. तो 10 मिलियन का 7%. कंपनी ने
इन्वेस्टर को पे करना है 7 लाख रुपए पर एनम। कब से कब तक? पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज की बात करते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज की। उसके बाद ये शेयर्स में कन्वर्ट भी हो सकते हैं, नहीं भी तो पार पे तो रिडीम होंगे ही होंगे। अच्छा, शेयर्स पे कन्वर्ट करवाना कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है, वो इन्वेस्टर चाहे तो करवा सकता है, लेकिन बुरे से बुरा भी कंपनी ने इन्वेस्टर को पैसे तो वापस कर रही है ना। तो कंपनी की कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन क्या है कि मैं आपको तीसरे साल में ₹1 करोड़ वापस करूंगी। ये हो गए हमारे इस कन्वर्टेबल के कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस। अच्छा, 7% वो रिटर्न है जो कि ये कन्वर्टेबल बॉन्ड्स दे रहे हैं। तीसरे पैरा में हमने लिखा है कि ऐसे ही बॉन्ड्स, सिमिलर बॉन्ड्स, लेकिन फर्क क्या है कि उसमें कन्वर्जन ऑप्शन नहीं है। उस पे रिटर्न कितना मिलता है? 11%। जब मार्केट में रिटर्न 11% चल रहा है तो इन्वेस्टर को रिटर्न मांगना भी कितना चाहिए? 11%। तो हम रखते हैं कि ये 11% इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रिटर्न है। और हम इसकी एनपीवी कैलकुलेट करवाते हैं। ओके, फैक्टर्स निकालें। अगर ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 में आपको सेम कैश फ्लो मिलेगा, 7 लाख, 7 लाख, 7 लाख, तो ऐसे केस में हम एन्युटी फैक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउ डू वी कैलकुलेट एन्युटी फैक्टर? 1 माइनस 1 प्लस आई पावर माइनस एन। इस क्वेश्चन में 3 साल है, डिवाइडेड बाय आई। तो हमारा एन्युटी फैक्टर आ रहा है 2.444। कैश फ्लो कितना है? 7 लाख, तो ये 17,10,590। ये आगे प्रेजेंट वैल्यू 17,10,590। ये आगे प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा, उसके अलावा 11% का डिस्काउंट फैक्टर निकालना है। $7,312 मल्टीप्लाई बाय 10 मिलियन, या गया 7312। इन्वेस्टर को हम ये कह रहे हैं कि वो कैश फ्लोस जो प्रोजेक्ट आपको दे रहा है उसको आप अपने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, इन्वेस्टर को रिटर्न वो मांगना चाहिए जो मार्केट में चल रहा है, उस पे प्रेजेंट वैल्यू निकाली। तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही है? $1,710,590। 590। Okay, so it is 9022 590। अच्छा, ये आ गई इसकी प्रेजेंट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट कितनी की है आज इन्वेस्टर्स ने?
आज हमने इन्वेस्टर से लिए हैं 10 मिलियन। प्रेजेंट वैल्यू है 9,22,590 और इसके लिए इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है 10 मिलियन की। एनपीवी पॉजिटिव है नेगेटिव है? सर नेगेटिव। यस नेगेटिव। कितनी? 977 410। क्या मशवरा देते हैं ये कन्वर्टेबल्स खरीदने चाहिए थे कि नहीं खरीदने चाहिए थे? सर नहीं खरीदने नहीं चाहिए क्योंकि सिंस लाइक एनपीवी नेगेटिव है ना। यस एग्जैक्टली, बिकॉज मार्केट में जब आपको 11% का रिटर्न मिल रहा था तो आपने 7% वाले में इन्वेस्टमेंट किया ही क्यों? अच्छा, अब पहले हम इसकी देखते हैं जायज वैल्यू क्या है, फेयर वैल्यू क्या है। अगर कि ये बॉन्ड्स 9,22,590 के मिलते थे, ये इसकी रियल वर्थ थी। अगर कंपनी इन्वेस्टर से 10 मिलियन ना लेती बल्कि 9 मिलियन लेती 22,590 तक, तो यहां तक जो पैसे पे किए हैं ये बिल्कुल जायज पैसे हैं। लिहाजा जो जायज पैसे हैं इसको हम कहते हैं डेट कंपोनेंट। दैट इज कि इन बॉन्ड्स की जो फेयर वैल्यू थी वो थी 9,22,590। अगर कंपनी 9,22,590 ही लेती तो एनपीवी आती 0। एनपीवी 0 का मकसद आईआरआर और कॉस्ट ऑफ कैपिटल दोनों बराबर है, यानी वो इन्वेस्टमेंट उतना ही रिटर्न दे रही है जितना कि इन्वेस्टर चाह रहा है। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं थी, इन्वेस्टर को बड़ा मजा आता और फायदा होता अगर वो इतने पे ही लेता, लेकिन ऐसा बदकिस्मती से हुआ नहीं है। जो चीज 9,22,590 की थी, इन्वेस्टर ने वो खरीदी है 10 मिलियन की और इन्वेस्टर ने 9,77,410 एक्स्ट्रा दे दिए हैं। हम अभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं पढ़ रहे हैं, हम अभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। लिहाजा हम इन्वेस्टर को, कंपनी को ये नहीं बता सकते कि खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। कंपनी आपसे पूछे कि होल्ड अ सेकंड, मैं आपसे पूछ ही नहीं रही हूं कि मुझे खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, खरीद तो मैं चुकी हूं, इशू तो मैं कर चुकी हूं, आप सिर्फ ये बताओ कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए। तो IAS 32 ने कहा कि 9,77,410 रुपीज का इन्वेस्टर ने नुकसान किया है। नुकसान करने वाले के दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। उसने अगर जानबूझ के नुकसान किया है, देखो नुकसान हो नहीं गया, उसने नुकसान किया है, बाद में कैश फ्लो स्विंग हो जाते, स्पिन हो जाते, चेंज हो जाते, कॉस्ट ऑफ कैपिटल चेंज होता, मार्केट रिटर्न्स चेंज हो जाते और हमारी एनपीवी नेगेटिव हो जाती, तो हम कहते कि चलो किस्मत है। लेकिन ये तो जानबूझ के किया है। इन्वेस्टर की तो एनपीवी शुरू में ही नेगेटिव है। तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो इन्वेस्टर इज बेवकूफ, या फिर उसके दिमाग में कोई दूसरी लालच चल रही है। अच्छा, पहली बात तो मैं वाजे कर चुका कि इन्वेस्टर और इश्यूर कभी भी स्टूपिड तो नहीं हो सकता, बेवकूफ तो नहीं हो सकता। तो जानबूझ के इन्वेस्टर ने ऐसे शेयर्स, ऐसे बॉन्ड्स कैसे खरीद दिए जिसकी एनपीवी ही नेगेटिव है? बेसिकली इन्वेस्टर को एक और लालच दिमाग में चल रही है, जिसको हम कहते हैं इक्विटी कंपोनेंट। इन्वेस्टर वैसे तो 11% रिटर्न ही मांगता, लेकिन ये कैसे मुमकिन हुआ कि इन्वेस्टर ने 7% पे हाँ बोल दिया? तो दो पॉसिबिलिटीज हमने डिस्कस की, या तो इन्वेस्टर बेवकूफ है, तो उसको कैलकुलेशन नहीं आती, या तो इन्वेस्टर के दिल में कोई दूसरी लालच पल रही है।
ये बात तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ना इश्यूअर बेवकूफ हो सकता है ना इन्वेस्टर बेवकूफ हो सकता है। डेफिनेटली इन्वेस्टर के दिमाग में, दिल में कोई दूसरी लालच पल रही थी। यस, वो थी कन्वर्जन की। इस एनपीवी कैलकुलेट करने में आपने सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज लिए हैं। जो शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी, जो 3 साल के बाद शेयर्स की वैल्यू होगी, वो तो आपने सोचा ही नहीं। लिहाजा इन्वेस्टर कहता है कि अभी बेटा छोटे हो, आप पीछे हट जाओ, मैं खुद ही अपना दिमाग चलाऊंगा। बहरहाल हमारा IAS 32 का मकसद पूरा हुआ। हमें IAS 32 ने कहा था कि इसमें दोनों एलिमेंट्स हैं, इसमें इक्विटी भी है, लायबिलिटी भी है। हमें पता चल गया इक्विटी नेगेटिव एनपीवी कितनी है, 977410। हम 977410 रखेंगे इक्विटी में, और जायज पैसे कितने हैं, 9022590। हेंस हम इस बात को तोड़ चुके कि जो 1 करोड़ रुपए कंपनी को मिले हैं, उस 1 करोड़ रुपए में से इक्विटी एलिमेंट कितना है और लायबिलिटी एलिमेंट कितना है। IAS 32 के मुताबिक whenever company issues convertible loan notes or bonds, that proceeds, that say issue proceeds, जो कैश कंपनी को मिला है, that must be split into two elements। एक उसका एलिमेंट बनेगा इक्विटी और दूसरा एलिमेंट बनेगा लायबिलिटी। जितना उसने लालच के वजह से पैसे एक्स्ट्रा दिए हैं वो इक्विटी है, और जो उसने फेयर पैसे पे किए हैं वो लायबिलिटी है। ये होगी इसकी इनिशियल मेजरमेंट। अब आते हैं इसकी सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट के ऊपर। IAS 32 के मुताबिक जो इसका इक्विटी एलिमेंट है, उसको हम इक्विटी में ही छोड़ देंगे और मेजॉरिटी तक इसको कुछ भी नहीं किया जाएगा। बाकी जो इसका लायबिलिटी एलिमेंट है, इसको हम करेंगे अमोटाइज। ठीक है। अच्छा, यानी जो ये 9,77,410 का अमाउंट है, ये एज इट इज 3 साल तक इक्विटी में यूं ही पड़ा रहेगा, और जो डेट कंपोनेंट का अमाउंट है इसको हम अमोटाइज करते चलेंगे। व्हाट इज अमोटाइजेशन, हम उसकी तरफ आ जाते हैं। ओके, एक हम रखेंगे हियर BD बैलेंस, इंटरेस्ट, कूपन और CD बैलेंस।
ओके, यू कैन सी पहला साल। इनफैक्ट कॉलम को थोड़ा मैं और बेहतर बना दूं। ओके, वेरी फर्स्ट ईयर, पहले साल हमारी लायबिलिटी कितनी बनी थी? हमारी लायबिलिटी थी 90222590, 90222590। इसका इफेक्टिव इंटरेस्ट कितना है? 11%। तो हम कैलकुलेट करेंगे 90222590 का 11%। इट इज 9 992,484.9 ओके 992 992,484.9 ओके 485। ये बनेगा पहले साल का इंटरेस्ट, लेकिन कंपनी पे कितना करेगी? 7%। ओके, तो हुआ क्या? आपका ओपनिंग बैलेंस था 9022,590 प्लस उस पे इंटरेस्ट बना ये, माइनस उसमें से पे किया कंपनी ने 7 लाख रुपए। तो एक साल के बाद लायबिलिटी का बैलेंस बन जाएगा 9315। सर ये वाला स्टेप थोड़ा रिपीट करिएगा, 9315 वाला। सर हमने मतलब जो 2 लाख अपना क्या कहते हैं जो डिफरेंस आया है इसमें 292, उसको वापस ऐड किया है इधर से। जी देखें, आज हमारे पास लायबिलिटी है 9,22,590 की, लेकिन 3 साल के बाद हमने पे करने हैं पूरे 10 मिलियन। तो जो बीच में डिफरेंस है वो 2% की वजह से है। तो उसको हम सॉरी इनफैक्ट 4% की वजह से है। इन्वेस्टर को हमने देने चाहिए थे 11%, जबकि इन्वेस्टर को हम दे रहे हैं सिर्फ 7%। वो 4% जो इन्वेस्टर के हम रोक रहे हैं वो हम अमोटाइज करते जाएंगे। ओपनिंग बैलेंस प्लस इफेक्टिव इंटरेस्ट माइनस कूपन इक्वल्स टू सीडी। ओके सर, गॉट इट। अच्छा, दूसरा साल। पहले साल में नॉर्मली क्या होगा कि जब आप प्रॉफिट और लॉस में फाइनेंस कॉस्ट दिखाएंगे तो पहले साल में आप इफेक्टिव दिखाएंगे, दैट इज 992 485। दूसरा साल ओपनिंग बैलेंसेस 9315 485। 475 ओके। फोर 475 पे अब हम लगाएंगे 11% इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बना 10,24,658। सर मेरे जबकि पास 702 आ रहा है।
9 लाख सर इस पे 9315 पे 9315 ओके 475 है या 075 है, इस बात को कंफर्म करिए। 475 है और आपने नहीं ये सर देखिएगा यहाँ, पुरानी वैल्यूज में तो हाँ मतलब एक मिस्टेक और है, ओके सर यहाँ पे 075। मेरी मिस्टेक है वो मैंने जी 075 ओके। और हम पे कितना करेंगे? 7 पे 7 लाख। और कूपन हमेशा पार पे ही लगेगा। सो ओपनिंग बैलेंस प्लस इंटरेस्ट माइनस कूपन, $9639,733। लास्ट ईयर ओपनिंग बैलेंस 9639,733। दूसरे साल में जब हम प्रॉफिट लॉस बनाएंगे तो एक्सपेंस दिखाएंगे 1,24,658 का। ओके इसका निकालेंगे फिर 11%, तो 1,60,370 70 ओके। पे करेंगे वही 7 लाख। तो ओपनिंग बैलेंस प्लस इंटरेस्ट माइनस कूपन, राउंड अप डिफरेंसेस को हटा दें तो हमारा आंसर आ रहा है पूरा का पूरा 1 मिलियन, इनफैक्ट 10 मिलियन। तो तीसरे साल में हम एक्सपेंस शो करेंगे 1,60,370 का। अब आप देख सकते हैं हमारी लायबिलिटी वहीं पहुंच चुकी है जो हमने पे करना है। हम हर साल डेबिट करेंगे फाइनेंस कॉस्ट को, क्रेडिट करेंगे कैश और बैंक को, और क्रेडिट करेंगे फाइनेंशियल लायबिलिटी को। मैं सिर्फ पहले साल को एज अ सैंपल प्रूव कर रहा हूं। पहले साल हम प्रॉफिट लॉस में रखेंगे 992, 485, क्रेडिट करेंगे कैश 700,000, क्रेडिट करेंगे फाइनेंशियल लायबिलिटी सर 292 292,485। 485 तो हमारी ओपनिंग लायबिलिटी 9,22,590 की थी, उसमें हमने डिफरेंस प्लस किया तो ये 9315 पे आ जाएगी। ये हमने ट्रीटमेंट करनी है तीनों साल, जब तक हमारे कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट्स मैच्योर नहीं हो जाते, हम हर साल यही ट्रीटमेंट करते रहेंगे। ओके नाउ व्हाट इज द सिचुएशन? जब हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे तो उसमें हम रखेंगे इक्विटी कंपोनेंट, इक्विटी रिजर्व जो हमने पहले दिन बनाया था 977,410 का,
ये हमारा इक्विटी रिजर्व यही रहेगा। और जो हम फाइनेंशियल लायबिलिटी रिपोर्ट करेंगे, ये हमारा यहाँ का सीडी बैलेंस है 9315075। नाइन 9639 733 and 10 million. एक्सक्यूज मी सर। Yes. सर ये रिजर्व वाला प्लीज, ये कैलकुलेशन आपने कैसे की है सर, ये थोड़ा सा रिपीट कर दें। ये ऊपर जो हमने नेगेटिव एनपीवी निकाली थी, यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए थी। यस सर। ओके, एम्बेसाद थोड़ा प्लीज क्लियर करिएगा कि कहाँ से रिपीट करना है। ये क्वेश्चन इसके प्रॉब्लम रिपीट करिएगा, तो मुझे सिर्फ एरिया गाइड कर दो कहाँ से रिपीट करना है। सर वो जो आपने एनपीवी निकाली थी ना, वो वाला था, फैक्टर्स और ओके एनपीवी। ओके ओके ओके, ठीक है। देखें इसमें क्या सीन था कि सिंपल बॉन्ड और कन्वर्टेबल बॉन्ड में हमने एक डिफरेंस पढ़ा था कि कन्वर्टेबल बॉन्ड क्योंकि कन्वर्ट होता है और इन्वेस्टर को एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है, तो उस एक्स्ट्रा बेनिफिट की वजह से कंपनी जो इन्वेस्टर को रिटर्न पे करेगी, कूपन पे करेगी, वो हमेशा मार्केट से कम होगा। तो वहां मार्केट में रिटर्न चल रहा था 11% और हम यहाँ इन्वेस्टर को दे रहे थे 7%। इन्वेस्टर वैसे बेवकूफ तो नहीं था कि मार्केट में 11% चल रहा और हमारे 7% वाले बॉन्ड्स को भी उठाए। वो तो मना कर देगा, बोलेगा आप अपने पास ही रखो भाई, आपको मुबारक हो, जहां मार्केट में चल रहा है 11%, आप दे रहे हो 7%। लेकिन इन्वेस्टर ने बावजूद इसके हमारे बॉन्ड्स खरीदे। क्यों खरीदे? क्योंकि हमने उसको कन्वर्जन ऑप्शन दिया था। तो हमने एनपीवी निकाली, हमने जो उसको कैश फ्लोस लिख के दिए हैं कि मैं आपको दूंगा, फॉर श्योर दूंगा, वो 7 लाख रुपए 3 सालों तक का इंटरेस्ट है और तीसरे साल में मैं उसको 1 करोड़ रुपए वापस करूंगा। ये पैसे इससे ज्यादा हो सकते हैं, इससे कम नहीं हो सकते। अगर शेयर्स की वैल्यू बढ़ गई तो 1 करोड़ से ज्यादा उसको रिटर्न मिल सकता है। 1 करोड़ तो मिनिमम है, ये तो मैं उसको दूंगा ही दूंगा। लेकिन जो मार्केट में रिटर्न चल रहा है वो 11% है। इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हमेशा वही होता है जो मार्केट में चल रहा होता है। ना हाउ डू वी कैलकुलेट एन्युटी फैक्टर्स, ये आपने अपने प्रीवियस स्टडीज में पढ़ा है। एक क्विक रिवीजन हम लेते हैं। तो 1 माइनस 1 प्लस आई, यहाँ पे आई हमने रखा है इंटरेस्ट 11%, रेज टू पावर माइनस एन इन नंबर ऑफ इयर्स, 3 साल है, डिवाइडेड बाय आई। तो ये हमारा एन्युटी फैक्टर आ गया 2.4437, 2.4437। क्योंकि ये हमने लगातार 3 सालों तक मिलेगा तो हमने एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा आंसर आ गया 17,10,590। बाकी जो 1 करोड़ रुपए है वो वन टाइम कॉस्ट है, वो एनुअल कॉस्ट नहीं है, वो एक ही बार है। तो हमने डिस्काउंट फैक्टर निकाला 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई पावर एन, 3 सालों का है, तो हमारा डिस्काउंट फैक्टर आ रहा था 7312, या क्या 7312। तो प्रेजेंट वैल्यू निकाली हमने 11% पे और कैश फ्लो से 7% पे। ये तो बरक था, ये तो होना ही था कि एनपीवी नेगेटिव आनी थी। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू बन रही थी 9,22,590 और इन्वेस्टर ने पैसे दिए हैं 10 मिलियन, तो इक्विटी एलिमेंट बन गया 977,410। यानी ये वो अमाउंट है जो इन्वेस्टर ने लालच में आके हमें दिया है। अब या नसीब, अगर के शेयर्स की वैल्यू वाकई में बढ़ गई तो इन्वेस्टर कमाएगा, अगर वैल्यू ना बढ़ी तो इन्वेस्टर को वो 1 करोड़ रुपए तो मिलेंगे, लेकिन 1 करोड़ रुपए मिलना उसके लिए फायदा नहीं है, क्योंकि उसने 4% एनुअल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज किया है, फोरगो किया है। जहां उसको इंटरेस्ट मिलना चाहिए था 11%, वहां उसको इंटरेस्ट मिला है 7%। कहने को तो इन्वेस्टर को हमने इस बात पे पक्का किया कि भाई तुम्हारे 1 करोड़ रुपए तो आपको वापस मिलेंगे ना, तुम्हारा किस चीज का नुकसान है? तो भाई उसका नुकसान 4% है जो उसने हाथ से निकाल दिए
इक्विटी की कन्वर्जन की लालच में आके। तो हमने इसको तोड़ा कि 9,22,590 डेट एलिमेंट है, बाकी 9,77,014 हमारा इक्विटी एलिमेंट है। इक्विटी एलिमेंट को हम फ्रीज कर देंगे और इसको 4-5 साल तक, जब तक मैच्योरिटी होती है तब तक कुछ भी नहीं करते, और डेट कंपोनेंट को हम यहाँ से अमोर्टाइज करते आए। ये अमोर्टाइजेशन टेबल भी गालिबन आपने लीज शेड्यूल वगैरह में पढ़ा होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, नहीं भी तो यहाँ से देख ले। मैं वहां से इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करवा रहा। आपने 11% इंटरेस्ट कंपाउंड करना है, 7% कूपन पे करना है। यूं आपकी लायबिलिटी बढ़ती बढ़ती 3 साल के बाद अपनी फेयर वैल्यू पे पहुंच जाएगी जो कि कंपनी ने पे करना है। तो ये आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की स्टेटमेंट है और ये आपकी प्रॉफिट लॉस की है। अच्छा, अब लास्ट पहली अजम्पशन हम ये लेते हैं कि इन्वेस्टर्स रिडेम्पशन ले लेते हैं। रिडेम्पशन मतलब पैसे ले लेते हैं। हम कहेंगे भाई आ जाओ, ले जाओ अपने पैसे। जब हम उसको पैसे पे करेंगे तो हमारी फाइनेंशियल लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम जब पैसे दे देंगे तो हमारा अब कोई इन्वेस्टर्स के साथ ताल्लुक नहीं रहेगा, और हमारी लायबिलिटी कितनी है, $10 मिलियन। और हम इन्वेस्टर्स को पैसे भी कितने देंगे, जो हमारी उनके साथ कमिटमेंट थी, $10 मिलियन। तो आप लायबिलिटी को डेबिट करके खत्म कर देंगे और कैश को क्रेडिट कर देंगे। नोट, इक्विटी रिजर्व जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है और 4 साल तक 3 साल तक रखा हुआ है, जो इक्विटी में आपके बैलेंस पड़ा हुआ था 977,410, उसको या तो आप इक्विटी में रहने तो आप उसको रिटर्न एर्निंग्स में भेज सकते हैं, क्योंकि ये आपका फायदा हो गया। इन्वेस्टर को आपने चकमा दिया, जहां आपको रिटर्न देना चाहिए था 11%, आपने इन्वेस्टर को फंसा दिया 7% पे, तो ये इन्वेस्टर का नुकसान हुआ। दूसरी पॉसिबिलिटी, कि इन्वेस्टर आपसे कन्वर्जन करवाता है, यानी शेयर्स में कन्वर्ट कराता है। शेयर्स में कन्वर्ट करवाएगा तो भी तो लायबिलिटी खत्म हो जाएगी ना। तो हम डेबिट करेंगे फाइनेंशियल लायबिलिटी बाय 10 मिलियन, डेबिट करेंगे इक्विटी रिजर्व, कितने का पड़ा था 977,410 का, और हम क्योंकि अब शेयर होल्डर्स को शेयर्स देंगे तो क्रेडिट करेंगे शेयर कैपिटल और क्रेडिट करेंगे शेयर प्रीमियम। आप क्वेश्चन में देखें कि हमने शेयर्स कितने देने हैं। हमने क्वेश्चन में लिखा था कि हम शेयर्स देंगे 7.5 लाख और एक शेयर की पार वैल्यू होगी 10 रुपए, तो 7.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 10, 7.5 मिलियन। अच्छा, अब हम एंट्री को बैलेंस करेंगे।
हमारे पास डेबिट में थे 10 मिलियन प्लस इक्विटी का था 977,410 माइनस इसमें से शेयर कैपिटल में गया 7.5 मिलियन, बाकी 3,477,000 410 का जो बैलेंस है वो जाएगा शेयर प्रीमियम में। जो आप में से किसी ने क्वेश्चन किया था वो ये था कि अगर कुछ इन्वेस्टर्स कैश लेते हैं और कुछ इन्वेस्टर्स हमसे पैसे लेते हैं तो मसला कोई नहीं है। आपसे जितने परसेंट इन्वेस्टर्स कैश लेंगे उतना कैश आप डेबिट करोगे, उतनी कैश आप क्रेडिट करोगे, लायबिलिटी डेबिट करोगे, और जितने शेयर होल्डर्स आपसे शेयर्स लेंगे उतने से लायबिलिटी डेबिट, रिजर्व डेबिट, क्रेडिट शेयर कैपिटल, क्रेडिट शेयर प्रीमियम करोगे। तो इससे कोई टेंशन नहीं बनती। आखिर में जो भी इक्विटी में रिजर्व बच जाएगा वो या तो इक्विटी में छोड़ दिया जाएगा या तो आप चाहें तो उसको रिटेन अर्निंग्स में, रिवोल्यूशन सरप्लस की तरह रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर कर सकते हैं। That's it. किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। हाँ, श्योर। बस हमारी क्लास वाइंड अप है। इसके कुछ फर्दर क्वेश्चंस मैंने बनाए हुए हैं। ये तो हमने क्वेश्चन अब अभी रैंडम क्लास में बना लिया। अदरवाइज यहाँ कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से मैंने इसका एक क्वेश्चन ये पीकॉक का बना हुआ है, एक किंगफिशर का बनाया हुआ है। तो ये फाइल्स मैं आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ। आप काइंडली व्हाट्सएप पे मुझे सिर्फ टेक्स्ट ड्रॉप कर दीजिएगा। तो ये फाइल्स मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ और इसकी वीडियो भी एज यूजुअल जिस तरह मैं बाकी कर रहा हूँ ये मैं उसके ऊपर अपलोड कर दूंगा। तो आप में से किसी को भी कोई फर्दर क्वेश्चन बनता है या कंफ्यूजन बनती है तो आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके सर जी। वो वैसे असाइनमेंट का भी जी एग्जैक्टली असाइनमेंट आपके 15 मार्क्स का है। तो मैंने बेसिकली जो आपका मिड टर्म सबमिट किया था ज़ेबिस्ट को, डेफिनेटली वो मिड टर्म कंडक्ट नहीं हो पाया। तो मैं उसमें से 2 या 3 क्वेश्चंस निकालकर या तो इनफैक्ट पूरा का पूरा मिड टर्म आपको असाइनमेंट की हैसियत में दे देता हूँ। तो होपफुली आज तक या कल फ्राइडे पे मैं वो पूरी असाइनमेंट सबमिट कर दूंगा और आप अपने एंड से पूरी कोशिश करना कि जितना मैक्सिमम अपने एंड से आप अटेम्प्ट कर सकते हो, बिकॉज वो जो 6th सेशन तक था या 7th सेशन तक था हम वहीं तक असाइनमेंट बना सकते हैं। तो मैं असाइनमेंट में आपको वही दे दूंगा जो मैंने मिड टर्म में दिया था। सर वो एक एक्चुअली यहाँ पे एक मसला था ना कि जो भी होंगे तो हम वो वर्ड पे सॉल्व करेंगे सर। सॉरी स्वरूप आपकी आवाज कट गई। सर ये कह रहा है कि हम वर्ड की फाइल पे ही सॉल्व करेंगे। हाँ वर्ड की फाइल में देना है मैंने। सर हम पेपर में सॉल्व करके फोटोज अटैच कर देना वर्ड की फाइल में, जैसे हम क्यूएस वगैरह का कर रहे हैं। जी आप कर सकते हैं। अगर आप वर्ड पे ही पूरा करना चाहें, टाइप करना चाहें तो भी चलेगा। अगर आप इमेजेस अटैच करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। मेरे लिए इमेजेस बेटर हो जाएगा ना, मतलब वो पेपर पे हम करते हैं, प्रैक्टिस में है एक चीज तो फिर वो इजी रहेगी। हाँ सही है। राइटिंग बस एक जैसी नहीं होनी चाहिए, छपाई नहीं होनी चाहिए, बाकी चलेगा। जी सर वर्ड पे फिर भी हो सकती है, वर्ड पे कॉपी पेस्ट पे पता नहीं चलेगा। हाँ सर वर्ड पे ज्यादा कॉपी पेस्ट हो सकता है। यस एग्जैक्टली, उसमें तो हैंडराइटिंग सबकी एक जैसी। ठीक है सर थोड़ा हल्का हाथ रखिएगा।